गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में रविवार यानी कि 15 जनवरी को बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई जाएगी। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मंदिर परिसर में कुछ देरी पर सुरक्षा और व्यवस्था देखने और परखने के लिए निकल रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी लोगों से भी मिले और बच्चों को दुलार करते भी दिखे। खिचड़ी पर्व को लेकर गोरखनाथ मंदिर परिसर एटीएस सुरक्षा के घेरे में है। यूपी के कई मंदिरों में आतंकी हमले के अलर्ट को लेकर गोरखनाथ मंदिर में भी त्रिस्तरीय सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के जो इंतजाम है, त्रिस्तरीय जो सर्किल है, घेरा है, वो यहाँ पर एटीएस लगी हुई है। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के दिन बाबा गोरखनाथ को कच्ची खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मंदिर परिसर को बैरिकेड किया गया है बांस बल्ली से और पूरी तरह से सजाया भी गया है। किसी भी प्रकार की अराजकता और एंटी नेशनल गतिविधि कोई न कर पाए, इसके लिए जवानों को मेले की ड्यूटी में तैनात किया गया है। एक त्रिस्तरीय व्यवस्था आयोजित की है, जिसके अंदर सबसे बाहर की लेयर पर एटीएस के कमांडो 40 की संख्या में रहेंगे। वो कल यानी 15 जनवरी को गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आस्था का सैलाब उमड़ेगा। और चलिए विस्तार से खबरों को देखते हैं। यूपी में एक बार फिर से महोत्सव पर सियासी महाभारत शुरू हो गई है। गोरखपुर महोत्सव को लेकर महायुद्ध का शंखनाद हो गया है, जिसके बाद अब लड़ाई गोरखपुर महोत्सव बनाम सैफई महोत्सव पर आ गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गोरखपुर महोत्सव को लेकर भाजपा सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि गोरखपुर महोत्सव में सांस्कृतिक प्रसार के नाम पर सरकारी खजाने से बस पैसा निकाला जा रहा है। ये बात अलग है कि देखने सुनने कोई भी नहीं आ रहा। दर्शक और श्रोताहीन महोत्सव कलाकारों को भी हतोत्साहित करते हैं। ऐसे असफल महोत्सव बंद कर देने चाहिए। सैफई महोत्सव सरकारी महोत्सव नहीं था। अब ये तुलना कर रहे हैं, गोरखपुर में जो पैसा सरकारी बहाया जा रहा है उस पैसे की तुलना वो सैफई से कर रहे हैं। अखिलेश के इस ट्वीट पर भाजपा गुस्से से लाल है। उनका ये है कि वो उसी प्रकार से नाच गाना होना चाहिए, उनको उसमें मजा आता है। वहाँ फिल्मी लोग ठुमके लगाते थे, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम। सपा के आरोपों पर भाजपा ने सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखने का हवाला दिया है। आपको बता दें कि गोरखपुर में 11 से 13 जनवरी के बीच महोत्सव हुआ था, जिसमें सोनू निगम, कैलाश खेर जैसे दिग्गजों ने समा बांधा, लेकिन महोत्सव में भीड़ न होने के चलते सपा ने इस पर तंज कसा था। लेकिन यूपी में ठंड के बीच अब इस मुद्दे पर सियासत से फिजा गर्म हो गई है। सूबे की सियासत सिर्फ महोत्सव को लेकर नहीं गरमाई, बल्कि भाजपा पर अखिलेश ने एक और तंज कसा है, जिस पर सियासी बवंडर शुरू हो गया। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अन्ना पशुओं को लेकर सवाल खड़े किए थे और भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का तंज कसते हुए कहा कि गलती तो उन लोगों की भी है जो चुनाव में जनता से अन्ना पशुओं की समस्या को खत्म करने का वादा करके वोट तो ले लेते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता को ही दोषी ठहराते हैं। वोट का दोहन करने के बाद भाजपा जनता को अपने हाल पर भटकने के लिए छोड़ देती है। अखिलेश के इन आरोपों पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। देखिए, विपक्ष का काम है कि सब निराश्रित गौवंश को मुद्दा बनाने। ये मुद्दा उन्हीं के समय का है, हम तो हल कर रहे हैं, उन्होंने प्रयास भी नहीं किया। गोवंश के मुद्दे पर सियासत के बीच सरकार ने निराश्रित गोवंश के लिए अभियान चलाने की तैयारी की है, जिसके तहत 31 मार्च तक छुट्टा पशुओं का संरक्षण होगा। मुख्य सचिव ने सभी जिलों में नोडल अधिकारी तैनात किए। विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी। 16 से 18 जनवरी तक अपने जिलों में जाएंगे नोडल अधिकारी। दौरे के बाद पशुधन विभाग को जानकारी देंगे नोडल अफसर। सरकार की कोशिश है कि सभी छुट्टा पशुओं को गौशालाओं में पहुँचा दिया जाए। जो निराश्रित गौवंश है उसको आश्रय स्थल पर पहुंचाकर उनके रहने का अच्छा प्रबंध करेंगे। यूपी में विधान परिषद की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर भाजपा रणनीति बना रही है। इसको लेकर लखनऊ में पार्टी नेताओं की बैठक हुई। यूपी विधान परिषद के शिक्षक खंड की 2 और स्नातक खंड की 3 सीटों के चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। महाविजय के लिए पार्टी कार्यालय पर अहम चर्चा हुई। प्रदेश मुख्यालय पर चुनाव क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई। सभी 5 सीटों पर कब्जा जमाने का लक्ष्य रखा। एक कार्यकर्ता को 10 वोटर की जिम्मेदारी मिली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह समेत तमाम पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। हमने पूरी तैयारी की है चुनाव के लिए, तो चुनाव में रणनीतिक रूप से चुनाव हमें जीतने के लिए लड़ना है। दरअसल एमएलसी सीटों पर चुनाव सीधे आम मतदाताओं के जरिए नहीं होते। यही वजह है कि भाजपा ने इस पर अलग रणनीति बनाई है। आपको बता दें कि भाजपा ने बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक क्षेत्र से जयपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया है। कानपुर उन्नाव स्नातक क्षेत्र से अरुण पाठक को मैदान में उतारा है। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड से देवेंद्र प्रताप सिंह को जिम्मेदारी दी गई। कानपुर उन्नाव शिक्षक क्षेत्र से वेणु रंजन भदौरिया को प्रत्याशी घोषित किया और झांसी प्रयागराज शिक्षक स्नातक क्षेत्र से बाबूलाल तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। 5 की 5 सीटें जीतेगी, इसकी योजना बना ली है पार्टी ने और पूरे दमखम के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज बेशक काशी से 51 दिनों के सफर पर रवाना हो गया है, लेकिन अभी इस पर सियासत नहीं थमी है।
एक बार फिर अखिलेश यादव ने गंगा विलास क्रूज को लेकर भाजपा सरकार पर तंज कस दिया है। पहले जहां अखिलेश यादव ने नाविकों को रोजगार का मुद्दा उठाया था, लेकिन इस बार नए तरीके से तंज कसकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुझे तो किसी ने जानकारी दी है 17 साल से ये चल रहा है और केवल कुछ हिस्सा जोड़ दिया है, उसको कह रहे कि हमने शुरू किया है। क्रूज के मुद्दे पर हमलावर अखिलेश यादव ने काशी की परंपराओं का हवाला देकर भी निशाना साधा है। वो अकेला क्रूज नहीं है, उसमें कुछ और भी है, उसमें बार भी सुनने में आ रहा है। माँ गंगा पर अभी तक तो हम लोग आरती सुनते थे, पूजा पाठ की चीजें सुनते थे। दरअसल अखिलेश यादव रायबरेली पहुंचे थे, जहां उन्होंने सपा विधायक मनोज पांडे की माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर प्रेस वार्ता कर सरकार को आड़े हाथों लिया था। लेकिन आपको बता दें कि गंगा विलास क्रूज को लेकर सूबे की सियासत में माहौल गर्म है। अखिलेश को लेकर भाजपा ब्रिगेड ने भी मोर्चा संभाल रखा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश जी को क्रूज और नाव का फर्क भी नहीं मालूम। यूपी में इन दिनों कारोबारियों के साथ मारपीट का मुद्दा गर्मा गया और मामला सियासी हो चला है। दिल्ली से मुरादाबाद आते समय पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में कुछ गुंडों ने व्यापारी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। कारोबारी को हमलावरों ने जय श्री राम के नारे न लगाने पर उनके कपड़े उतारकर बुरी तरह बेल्टों से पिटाई कर दी और तब तक पीटते रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने 2 आरोपियों को बरेली स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित व्यापारी मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, उसका मेडिकल भी कराया गया है। लोगों के निशानदेही पे 2 लोग जिन्होंने इस तरह की हरकत की थी उनको जीआरपीएस कोर्ट द्वारा पकड़ लिया गया। मारपीट की घटना पर सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने कहा कि इस तरह की घटनाओं के लिए नफरत वाली राजनीति जिम्मेदार है। ऐसी घटना होना निंदनीय है। साथ ही कहा कि हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। देखिए, मैं बहुत बड़ी वजह इसको सियासत मानता हूँ, राजनीति मानता हूँ कि हम राजनीतिक लोग नफरतों के बुनियाद के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान पे राजनीति कर रहे हैं। बच्चों के अंदर जहर घोल दिया गया है। एक तरफ ट्रेन में मारपीट की घटना के बाद राजनीतिक बयान आने शुरू हो गए, तो वहीं रेलवे सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2024 को लेकर दमदार रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आगामी राज्यों में चुनाव में और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक होने वाली। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक दिल्ली के एनडीएमसी सेंटर में होगी। 16 और 17 जनवरी को होने वाली इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति बनेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। संगठन विस्तार को लेकर फाइनल मुहर लगेगी। जनता के बीच जाने के लिए मुद्दों पर मंथन होगा। बैठक में पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। इस बैठक को लेकर तैयारियां हो गई है। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम है। यहाँ एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में तमाम तरीके से तैयारियां की जा रही है। संगठन को लेकर के काम करना है, आगे किस तरीके से कौन सी योजनाओं के तहत जनता के बीच में जाना है। दरअसल भाजपा की ये बैठक 2 भागों में होने वाली है। 16 जनवरी को सुबह 10 बजे से पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री जैसे पदाधिकारी शामिल होंगे और फिर शाम 4 बजे से यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होंगे। खबर है कि संगठन ने पीएम मोदी के छोटे रोड शो की भी तैयारी कर रखी है। इस बैठक के बाद मिशन 2024 का आगाज होगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 जनवरी को गाजीपुर में जनसभा के साथ ही चुनाव की तैयारियों पर मंथन करेंगे। वहीं 30 जनवरी को अमित शाह भी अंबेडकर नगर आ सकते हैं। और अब देखते हैं उत्तराखंड में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। जोशीमठ में दरार वाले होटल को गिराने का काम जारी है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के तीसरे दिन होटल माउंट व्यू और मलारी होटल इनकी बिल्डिंग के भार को कम किया जा रहा है। जैक और हैमर की मदद से माउंट व्यू होटल की छत पर बनी सीमेंट की पानी की टंकी को तोड़ने का काम शुरू किया गया। वहीं आपदा पीड़ितों को सरकार ने मदद पहुंचानी शुरू कर दी है। अब तक 60 से ज्यादा आपदा पीड़ित परिवारों को चेक बांटे गए। साथ ही आपदा पीड़ित लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। और विस्थापन में जो राहत और बचाव कार्य हैं वो निरंतर राहत उपलब्ध करवाई जा रही है। किसी भी प्रकार की कोई सामग्री की चीज़ों की कोई कठिनाई नहीं है। जो भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे ब्लैंकेट्स हैं, थर्मल्स हैं, स्वेटर्स हैं, भोजन आदि, डॉक्टर्स निरंतर यहाँ पर उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं। पूरी सरकार जोशीमठ की जनता के साथ खड़ी है और मैं कह सकता हूँ कि जैसे सर्वे का काम पूरा हो जाएगा, वैसे जैसा जैसा लोग कहेंगे वैसे वैसे सरकार जो है उनके साथ तय करेगी कि भाई आगे करना है। उधर जोशीमठ को औली से जोड़ने वाले 4.5 किलोमीटर लंबी रोपवे भी पूरी तरह खतरे की जद में आ गई है। रोपवे के प्लेटफॉर्म के पास बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिसके बाद प्रशासन ने रोपवे के संचालन पर रोक लगा दी है। जोशीमठ की तरह उत्तराखंड के कई इलाकों पर लोग आपदा की मार झेल रहे हैं और कई और जगहों पर दरारों ने दहशत बढ़ा दी है।
इस बीच कर्णप्रयाग में घरों में दरारों के चलते प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को घर खाली करने का नोटिस दिया है, लेकिन लोगों में मुआवजे को लेकर नाराजगी है। इस प्रकार जोशीमठ में आपदा के उसमें मुआवजा दिया जाता है, जो भी नियम हुआ है वो यहाँ लागू किया जाए और बिना उसके हम वो खाली मकान नहीं कर सकते हैं। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी के 4 गांवों पर भी खतरा मंडरा रहा है। करीब 85 परिवार दहशत के साए में हैं। जो लगातार भूस्खलन हो रहे हैं, मकान में रहने लायक नहीं हो रहे और नए मकान बनना तो दूर है, तो इसके लिए हमने जोशीमठ के तर्ज पर यहाँ लगातार हो रहा है, तो हमने एक डिमांड किया कि जोशीमठ पर वहाँ विस्थापन कर रहे हैं, वहाँ वालों को सुविधा दे, हमें भी दें। सामरिक लिहाज से हम ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सुरंग निर्माण की वजह से कई घरों में दरारें हैं। जो सर्वे जो है निष्पक्ष रूप से करें और जिसमें IIT या CBRI के विशेषज्ञ भी सम्मिलित हों, ताकि सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। मसूरी के लंढौर क्षेत्र में लगातार जमीन धंसने वाली जगह की प्रशासन और भूवैज्ञानिकों ने निरीक्षण किया और मकानों में आई दरारों के कारणों की जांच की। उत्तराखंड की पहाड़ियां चांदी से चमक रही हैं, तो वहीं सफेद चादर की आगोश में पहाड़ियों को देखकर पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे। टिहरी के धनोल्टी में हुई सीजन की पहली बर्फबारी के बाद एक तरफ व्यापारी से लेकर पर्यटकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, तो वहीं किसानों में भी अच्छी फसल की उम्मीद जग उठी है। पर्यटक नगरी धनोल्टी में आलू फार्मा, बुरासा खंडा, सुरकंडा देवी मंदिर और एप्पल गार्डन सहित इको पार्क ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। बड़कोट की बात की जाए तो पूरा हिमालय बर्फबारी से पट चुका है। यमुना घाटी के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी चांदी की तरह चमक रही है। बर्फबारी के बाद निचले क्षेत्रों में तापमान में भी काफी गिरावट आ गई है। बर्फबारी की चादर में लिपटी पहाड़ियां किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही। बर्फबारी का मनोरम दृश्य देखते ही आंखों में सुकून पहुंच रहा है। मौसम के बदलते ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी देखते ही बन रही है। गंगोत्री धाम के पहाड़ बर्फ से गुलजार हो गए हैं। मंदिर की छटा सफेदी से चमक उठी है। यहाँ न्यूनतम तापमान -10 डिग्री है, वहीं अधिकतम तापमान भी माइनस में है। बर्फबारी के बाद सर्द हवाओं के साथ ठिठुरन बढ़ गई है। भारी बर्फबारी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आगरा में महिलाओं की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम अब पुरुष डॉक्टर्स और स्टाफ नहीं कर सकेंगे। कोर्ट ने इस बारे में सीएमओ को आदेश जारी कर दिए। कोर्ट का यह आदेश तब आया जब कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता प्रमिला शर्मा ने एक पत्र दिया। पत्र में महिलाओं के पोस्टमार्टम में पुरुष डॉक्टर्स के शामिल होने पर आपत्ति जताई। साथ ही मृत महिलाओं की आबरू के साथ खिलवाड़ होने की बात कही। महिलाओं के पोस्टमार्टम को महिला डॉक्टर द्वारा ही कार्यान्वित किया जाए, ताकि उसके शव का जो उसका गरिमा है वो भंग न हो सके और उसके जीने न केवल जीने पर ही बल्कि मरने के बाद भी शव की गरिमा बनी रहे। जिला कोर्ट ने सीएमओ को आदेश जारी किए हैं कि किसी भी महिला का पोस्टमार्टम पुरुष डॉक्टर्स द्वारा न कराया जाए। जिस तरह का निर्देश अभी प्राप्त हुआ है उसको देखते हुए हमें फार्मासिस्ट और अन्य स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए जो उपलब्धता के आधार पर हम जितने भी हमारी महिला चिकित्सक हैं इनकी हम पूरे जैसे पुरुष चिकित्सकों की ड्यूटी लगती वैसे लगेगी। कोर्ट का सख्त आदेश है कि आगरा में महिलाओं के पोस्टमार्टम में पुरुषों की संलिप्तता नहीं होनी चाहिए। केवल महिला स्टाफ की देखरेख में ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाए। और प्रदेश के बाद अब देखते हैं कहां चल रहा है देश में घड़ी घड़ी घमासान। रामचरितमानस और मनुस्मृति को लेकर दिए गए अपने विवादित बयान के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर विवादों में घिर गए हैं और बिहार की सियासत 2 धड़ों में बटी नजर आ रही है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री की विवादित टिप्पणी को लेकर सुपौल में विश्व हिंदू परिषद द्वारा शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला दहन किया गया और प्रदर्शनकारियों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। पीएचपी का कहना है कि श्री रामचरितमानस पर अपने अधूरे ज्ञान से जो बयान दिया गया ये हिंदुओं की आस्था पर चोट है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बुधवार को रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया और इससे विवाद खड़ा हो गया। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 15वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि रामचरितमानस और मनुस्मृति समाज को विभाजित करने वाली पुस्तकें हैं। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर महागठबंधन में तकरार नजर आ रही है। की रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तिन तैसी। अब कौन क्या बोलते उनसे ज्यादा ज्ञान हमको नहीं है। इस नए विवाद ने बीजेपी को बैठे बिठाए मौका दे दिया है। मोर्चा खोल चुकी बीजेपी भाजपा प्रदेश कार्यालय के सामने मंदिर में रामायण पाठ करके आरजेडी के नेताओं के शुद्धिकरण करने की बात कह रही है। हालांकि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अब पूरी तरह चुप्पी साध ली है। रामचरितमानस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, मीडिया से नहीं मिल रहे हैं। खबर है कि कैबिनेट मीटिंग में नीतीश कुमार ने जमकर चंद्रशेखर को फटकार लगाई थी। दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड और जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है, लेकिन खतरा
16 जनवरी के बाद बढ़ने वाला है। क्योंकि मौसम विभाग ने आशंका जाहिर की है कि आने वाले दिनों में पारा 3 से 5 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिसका असर जमा देने वाली ठंड के तौर पर आने वाले दिनों में सामने आएगा। मौसम विभाग के मुताबिक 16 जनवरी तक उत्तरी पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। शीतलहर और ठंड को देखते हुए दिल्ली में भी बच्चों के स्कूल की छुट्टियों को बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली में 1 से 8 तक के बच्चों के स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद किया गया है। इधर यूपी में रविवार से पारे में फिर गिरावट की आशंका जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने 15 से 17 जनवरी तक कोल्ड डे और शीतलहर की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जनवरी से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में शीतलहर लौटने की आशंका है। वहीं पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है, जिससे पारा और नीचे गिर सकता है। मतलब इस पूरे सप्ताह कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका है। बीती रात ज्यादातर शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे आ गया और जैसलमेर में 5.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा शहर रहा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।